हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम देखेंगे कि हम अपने डेली लाइफ में कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो डेली लाइफ में यूज़ कहाँ होता है, आपको बोल देगा कि पिता का एज इतना है और बेटे का एज इतना है, मतलब एक्स और वाई जो भी कुछ दे दिया, बोलेगा कि 5 साल बाद कितना होगा, 1 साल पहले का रिलेशन कुछ दे दिया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन में हमारा जो इक्वेशन बनता है वो बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह यह है कि जो प्रेजेंट एज है फादर का वह उसके सन के प्रेजेंट एज के स्क्वायर के इक्वल है। और जो इसमें और एक कंडीशन दिया हुआ है वह यह है कि 1 साल पहले जो फादर का एज था वह कितना था, 8 टाइम्स था 1 साल पहले जो उसके सन का एज था। तो इसमें हम लोग को पता करना है क्या, प्रेजेंट एज क्या है दोनों का, फादर और सन का। इस टाइप से क्वेश्चन में जनरली होता क्या है कि आप लोगों को वहाँ पे इक्वेशन में जो भी डाटा दिया है उसमें एक्स और वाई दो वहाँ पे वेरिएबल मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फादर और सन का एज नहीं दिया हुआ है प्रेजेंट एज, तो उसको हम लोग को एक्स और वाई मान के चलना पड़ेगा जो कि दोनों वेरिएबल होंगे। अब इसमें क्या करेगा, वो दो रिलेशन दे देगा, दो वेरिएबल तो दो रिलेशन उनको सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे दो रिलेशन देगा। तो जो दो रिलेशन है उन दोनों को सॉल्व करके हमको एक्स और वाई का इक्वेशन हम लोग मतलब कि वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन में ज़्यादातर वही होता है जो मैंने अभी बताया। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो दोनों का एज जो प्रेजेंट एज है फादर और सन का उसको हमने मान लिया, फादर का एज एक्स मान लिया और सन का एज वाई मान लिया। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रेजेंट एज है सन का वह उसका स्क्वायर जो है फादर के प्रेजेंट एज के इक्वल है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि फादर का एज एक्स है, सन का एज वाई है और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फादर का एज है वो किसके इक्वल है, सन के एज के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से हमको इक्वेशन मिल गया एक, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है कि 1 साल पहले जो एज है सन का उसका 8 टाइम्स जो है सन के एज के 8 टाइम्स का इक्वल है किसका एज, फादर का एज। तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया कि फादर्स एज इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एज ऑफ द सन। मतलब कि जो एक्स डेज है यहाँ पे वह किसके इक्वल है, एज ऑफ द फादर 1 ईयर एगो, 1 साल पहले जो फादर का एज था वह है। और जो वाई डैश है वह एज ऑफ सन है, कब, 1 साल पहले। और क्योंकि यह जो है वह 1 साल पहले है किसके, प्रेजेंट एज के, अपना प्रेजेंट एज क्या है एक्स, तो इसलिए एक्स डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1। वैसे ही वाई डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई माइनस 1, क्योंकि दोनों का प्रेजेंट एज एक्स और वाई है और 1 साल पहले बोला है, तो एक्स डैश और वाई डैश का वैल्यू क्या आएगा, एक्स माइनस 1 और वाई माइनस 1। और यहाँ पे जो एक्स डैश इज इक्वल टू 8 इंटू में वाई डैश है उसको हमने इक्वेशन 2 माना है, ठीक है। और इक्वेशन 2 में जब हम एक्स डैश और वाई डैश का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 1। यहाँ पे हमने बस एक्स की जगह में एक्स माइनस 1 पुट किया और वाई की जगह में वाई माइनस 1, और इसको हमने क्या कर लिया, तीसरा इक्वेशन मान लिया, मतलब कि इक्वेशन नंबर 3। और जब हम मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को एक साथ लेंगे और सॉल्व करेंगे, मतलब कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हम लोग यूज करेंगे किसमें, इक्वेशन 3 में। तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर। तो उस केस में यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा हमको वह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x की जगह मैंने वाई स्क्वायर पुट कर दिया और 1 तो है ही माइनस 1। तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 1। जैसे कि यहाँ पे RHS जो है वह सेम है जो पहले वाले इक्वेशन में था, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब जब RHS में मैं 8 को दोनों जो ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 8y माइनस 8, और LHS सेम रहेगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन हुआ है बस, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 हो गया LHS में। अब जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो जो मेरा फाइनल यहाँ पे क्या आ गया, इसके बाद जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, वाई स्क्वायर और 8y को मैं LHS में लाया तो माइनस 8y, और माइनस 8 को इधर लाया LHS में तो प्लस 8 हो गया, और यहाँ पे माइनस 1 पहले से था तो प्लस 7 हो गया, इज इक्वल टू में जी। अब हम इसको जैसे हमने क्या किया था पहले, जैसे ही हमने करते आ रहे हैं फैक्टराइज मेथड में, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, a इंटू सी का वैल्यू निकालेंगे, उसका फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने वही किया, यहाँ पे साइड में हमने ब्रैकेट में लिख दिया उसको। तो 7 का जब हम फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि a इंटू सी का वैल्यू कितना आया, प्लस 7, अब 7 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 इंटू 7, माइनस 1 इंटू में माइनस 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद 7 इंटू में 1 भी लिख सकते हैं उसको, और माइनस 7 इंटू में माइनस 1 भी। यहाँ पे मैंने एक सर्कल कर दिया, माइनस 7 इंटू में माइनस 1, क्योंकि जो इन दोनों का सम है माइनस 7 प्लस ऑफ माइनस 1, इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस 8। वैसे ही हम इसको भी ले सकते हैं माइनस 1 और माइनस 7 को। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, माइनस 7 इंटू में माइनस 1।
इसलिए जो यहाँ पे जो बीच में जो b के प्लेस में है -8, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ -7 और -1। अब उसको जब ब्रैकेट से मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा, तो क्या हो जाएगा y² -7y, y उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -7 के साथ, और -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो -y यहाँ पे आ गया। पहले में -7y आया, अब जो +7 का है वो +7 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब जो दोनों पहले टर्म है यहाँ पे y² -7y, उसमें से मैं y कॉमन ले लिया, तो क्या बचा y -7। अब जो नेक्स्ट दो टर्म है उसमें से मैं क्या किया, -1 कॉमन ले लिया, अब y -7 बचा, उसको मैं फिर से यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया, इक्वल टू में 0। अब यहाँ तक आप देख रहे हैं कि जो पहला वाला जो हमारा जो मतलब पहले जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि हमने ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 4-5 क्वेश्चन, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अब ये वही वाला मेथड आ गया। अब इसमें अब बस y का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप जान ही रहे होंगे कि इसमें हम क्या करेंगे। अब माइनस साइन के दोनों साइड जो कॉमन है, मतलब माइनस के दोनों साइड जो टर्म कॉमन है, जो कि यहाँ पे ब्रैकेट में है y -7, उसको हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद जो बचा ब्रैकेट, उसमें हम उसको हमने क्या ले लिया, ब्रैकेट में फिर से ले लिया, तो y -1 बचा, y -7 कॉमन लेने के बाद। तो फाइनली इसको हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, y² -8y + 7 इज इक्वल टू 0 को। वो क्या हो गया, y -1 y -7 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसका वैल्यू 0 होना है, तो या तो y -1 को 0 होना पड़ेगा या y -7 को 0 होना पड़ेगा, तो दोनों को हम 0 करके देखेंगे। तो y का वैल्यू वहां से क्या आ जाएगा, y -1 इज इक्वल टू 0 पुट किए एक बार, और एक बार y -7 इज इक्वल टू 0 पुट किए, तो उसमें से वैल्यू क्या आ गया y का, एक बार आ जाएगा 1 और एक बार आ जाएगा 7। और क्योंकि अब जो y है वो क्या है, सन का एज है, तो उसका एज क्या क्या हो सकता है, y का एज यहाँ पे दोनों आ गया ना, मतलब कि y का वैल्यू जो है 2 आया है, 1 और 7, तो एज ऑफ सन क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और अब y का वैल्यू तो आ गया 1 और 7, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में x का वैल्यू क्या क्या आएगा, वो हमको किससे पता चलेगा, किसी इक्वेशन से, जो y और x का रिलेशन जहां पे हमको पता चल रहा है वह कौन सा है, या तो 1 ले सकते हैं या तो 2 ले सकते हैं, मतलब कि कहीं से भी आ जाएगा। तो 1 से हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि वो थोड़े इजी पड़ेगा हमको। तो वहां पे क्या रिलेशन है, यहाँ पे हमको y इज इक्वल टू x², तो हम जब y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू y² है, तो y का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 1, मतलब कि फादर का एज भी 1 आ जाएगा जब सन का एज 1 होगा। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। इसलिए जो x का वैल्यू 1 है वो अपना यहाँ पे मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है y के वैल्यू 1 पे, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि जब सन और फादर का एज एक ही नहीं हो सकता, एक और एक, क्योंकि जब सन का एज 1 होगा तो फादर का भी एज यहाँ पे 1 हो जा रहा है, इसलिए हम लोग y इज इक्वल टू 1 को नहीं लेंगे। क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 7। इसलिए जो y का वैल्यू जब 7 आ गया तो x का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है इसमें 49, क्योंकि x इज इक्वल टू y² है, तो 7 का स्क्वायर 49, मतलब कि जब उसका जो प्रेजेंट एज है फादर का वह 49 है, तो जो सन का एज है वो कितना होगा, 7, मतलब कि जब फादर का एज 49 होगा तो उसके जो बेटे का एज है वह कितना हो जाएगा, 7। तो ये अपना आंसर है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को जनरली ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा हमको। पहले तो उसका जो रिलेशन है उससे हमको मतलब कि जो क्वेश्चन है उससे हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब रिलेशन बनाने के बाद जो इक्वेशन आया, जैसे कि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन आया, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फाइनली जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग को चेकआउट करना पड़ेगा, कैसे कैसे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि यहाँ हमने y इज इक्वल टू 1 के वैल्यू को चेक किया, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपना जो डेली लाइफ में होता है उसको भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जैसे कि बेटे और उसके जो पिता का एज है वह सेम नहीं हो सकता। तो अब हम देखते हैं इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वह क्या है ना। जो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका एरिया अपने को दे दिया है कितना, 165 स्क्वायर मीटर। और जो इसमें मतलब कि एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर जो रहता है उसको हम लोग हाइट मान सकते हैं, और जो एक होता है हाइपोटेनस। तो इसमें जो परपेंडिकुलर का वैल्यू मतलब कि जो हाइट का वैल्यू है उसको यहाँ पे रिलेशन में दिया है। क्या दिया है, जो ट्रायंगल का हाइट है वह क्या है, बोल रहा है 700 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस, मतलब कि बेस का वैल्यू जो है उससे 700 सेंटीमीटर ज्यादा है किसका वैल्यू, हाइट का वैल्यू। तो इस केस में हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, जो हाइट का वैल्यू यहाँ पे है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है एक ट्रायंगल का। तो जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन को जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, तो वैसे ही इसमें भी हम लोग मानेंगे कि जो बेस का वैल्यू है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और जो हाइट का वैल्यू है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे बेस और हाइट का दोनों का रिलेशन दिया हुआ है, क्या
जो हाइट का वैल्यू है वह बेस के वैल्यू से 700 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया कि जो y का वैल्यू है वो x से कितना ज़्यादा है, 700 सेंटीमीटर। और उसको हमने क्या मान लिया, एक इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 700 को। अब अपना यहाँ पे जो एरिया गिवन है ट्रायंगल का क्वेश्चन में वह क्या है, 165 स्क्वायर मीटर, मतलब कि मीटर स्क्वायर है उसका जो एरिया का वैल्यू है, उसका यूनिट क्या में है, मीटर स्क्वायर में। और क्योंकि जो यहाँ पे हमारा बेस और हाइट का जो वैल्यू है वो क्या में है, सेंटीमीटर में है, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, मीटर को या तो सेंटीमीटर में बदल दें, मतलब कि मीटर स्क्वायर जो है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दें, या तो जो सेंटीमीटर है उसको हम लोग को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी सहूलियत के ऊपर है वो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मीटर स्क्वायर है उसको मैंने क्या कर लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। तो कैसे करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर मतलब कि सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। वैसे ही 2 मीटर है वहाँ पे, मतलब मीटर इंटू मीटर है, तो 1 मीटर की जगह मैं 100 सेंटीमीटर रखूंगा, फिर दूसरे की जगह में फिर 100 सेंटीमीटर रखूंगा, तो 100 इंटू 100 करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए। तो एरिया जो है वो अब क्या आ जाएगा, 165 इंटू में 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अपना जो एरिया है उसका यूनिट आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर में, और इसका जो फाइनली वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 165 इंटू 10⁴, मतलब कि 16,50,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वह क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वह क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है। और क्योंकि हमने जो बेस और हाइट का वैल्यू है वह क्या मान के चला है यहाँ पे, x और y इस क्वेश्चन में, तो उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट में हाफ इंटू में x इंटू में y कर दिया। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू अपना है यहाँ पे वह क्या है, 165 4 टाइम्स 0, तो उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब दोनों साइड में क्या है, सेंटीमीटर में है यूनिट, तो अब इजीली हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब मीटर मतलब यहाँ पे रहता तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आता, क्योंकि हम लोग मीटर को सेंटीमीटर से कैसे प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट जो सेम रहता है तभी हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। यह इसका एक क्या है, कॉन्सेप्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, इसलिए हमने इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। पहले आप भी वही कीजिएगा जब कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि जो भी यूनिट रहेगा क्वेश्चन में वो सब आप लोग कोशिश करेंगे कि एक ही यूनिट में सबको कन्वर्ट कर लें, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में, या फिर जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसमें। अब अपने यहाँ पे जो इक्वेशन आया है वह क्या है, 1650000 इज इक्वल टू हाफ इंटू में x इंटू में y। अब क्योंकि इक्वेशन 1 जो है वहां पे क्या मिला अपने को, जो y का वैल्यू है वह किसके इक्वल है, x प्लस 700, तो यहाँ पे मैं उसको पुट कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू में x इंटू में x प्लस 700। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो 2 है उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लेफ्ट साइड में ले गया, मतलब कि LHS में ले गया, और 165,00,00 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या आ जाएगा मेरे पास वैल्यू 33,00,0000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 700x। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो x और जो x प्लस 700 बचा था, मतलब कि यहाँ पे बचेगा क्योंकि x इंटू एक्स प्लस 700 बचा है ब्रैकेट में, तो उसको मैं जब x को जो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू, एक्स स्क्वायर इंटू में 700x, तो वह इसके इक्वल में है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS है, तो LHS को मैं RHS भी लिख सकता हूँ, RHS को LHS भी लिख सकता हूँ। इसलिए मैं क्या किया, जो मतलब कि RHS है उसको मैं LHS के साइड लिख लिया, और जो LHS में है उसको RHS के साइड ले जाऊंगा, और उसको जब मैं फिर से LHS में लाऊंगा, RHS में ले जाने के बाद, तो उसका जो साइन है वो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ऑफ 335 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वह क्या बना है, एक्स स्क्वायर प्लस 700x माइनस ऑफ 33 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लास्ट में जो कांस्टेंट है यहाँ पे वह कितना है, कितना है वह 33 लाख। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसको आप जब इसको c का वैल्यू मानेंगे और a के वैल्यू कितना है 1, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ ये जो जितना वैल्यू है उतना। तो इसको आप सोच रहे हैं कि कैसे इसका फैक्टर करेंगे, इसका तो फैक्टर बहुत सारा हो जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा बहुत सारा हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग ऐसा जब दिया रहेगा तो इसमें हम लोग को एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें हम क्या करेंगे,
जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो जीरोस का वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस जो है यहाँ पे कितना है, 5 है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो उसमें जो जीरोस हम लोग देखेंगे कि कितना आ रहा है उसमें, ए इंटू सी करने के बाद, जैसे कि ए इंटू हम सी किए यहाँ पे, तो कितना आया है वैल्यू, -335 टाइम्स जीरो। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 5। तो कभी भी आप ऐसा देखेंगे जहाँ पे ए इंटू सी का वैल्यू बहुत बड़ा है और उसमें जो जीरो का टर्म है 5-6 है, बहुत सारा है उसमें टर्म, जो है जीरो का नंबर ऑफ जीरोज क्या है, बहुत ज़्यादा है उसमें। तो उसमें क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ जीरोज है उसको हम लोग इवन नंबर में बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने किया कि 5 है, तो मैक्सिमम इवन नंबर 5 के नीचे क्या आ जाएगा, 4। तो 4 जीरो इसमें से हमने बाहर निकाल लिया। तो उसको कैसे निकालेंगे बाहर, ऐसा नहीं कि ऐसा छोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे, एक इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिख दिया इसको हमने, -330 इंटू में 10,000। अब 10,000 में कितना जीरो है, 4 जीरो, मतलब कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के इक्वल आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे जो ए सी का वैल्यू जो आता है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो जीरो वाला टर्म बाहर निकाले हैं उसको हम लोग छोड़ दिए रहेंगे। अभी उसको बताता हूँ उसके आगे क्या करना है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो जीरो निकालने के बाद जो टर्म बचा, जैसे कि यहाँ पे क्या बचा, -330, उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे उसका, -330 का। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है कि जो -330 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू में -330, और -330 को और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में -165। अब ये 3 से भी जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, वैसे ही 6 से भी जाएगा, बहुत सारे फैक्टर बनेंगे। इसलिए हमने इसको क्या किया, फाइनली उसका जो वैल्यू है उसको लिख लिया। लेकिन इसमें क्या होगा, उससे जो वैल्यू है, जो हम लोग 10,000 बाहर निकाले हैं, उसमें जितना फैक्टर का वैल्यू आएगा उससे कम आएगा, बहुत कम आएगा। इसलिए इसको हमने ऐसे बांट लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे हमने क्या किया, फाइनल इसका वैल्यू लिख लिया जो मैच होगा। तो इसमें क्या होगा मैच, 22 इंटू में -15, इसका वैल्यू भी कितना आएगा, -330। अब हमको क्या करना रहता है, जो बीच वाला टर्म है उसके इक्वल लाना रहता है, इसको हम लोग को ऐड करके। तो अब हम देखते हैं इसको, अब क्या करेंगे, ये तो आ गया अपना कितना, इसके इक्वल आ गया, -330 के इसके इक्वल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और एक केस रह सकता है क्या, -22 इंटू में 15, उसको भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो 22 इंटू में -15, तो यहाँ पे क्या हो गया है, इसका इक्वल कितना हो गया है, 7 हो गया है। तो अब जो हम लोग बाहर में 10,000 रखे हैं उसका क्या करेंगे, तो यहाँ तक आने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आया है वैल्यू 22 और -15, या तो -22 और 15, तो उसमें क्या करेंगे, जो जीरो का वैल्यू है उसको बराबर बराबर बांट देंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 जीरो है, तो उसको कितना बराबर बराबर बांट सकते हैं, 2 भाग में, 2 2। तो 22 को हम लोग 2 जीरो दे दिए और 15 को 2 जीरो दे दिए, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 2200, और इधर क्या हो जाएगा, -1500। अब आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके देखिए कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो 2200 को हम जब ऐड करेंगे -1500 से, तो क्या आएगा उसका वैल्यू, 700। मतलब कि जो यहाँ पे बी का वैल्यू है उससे मिल रहा है। तो हम लोग क्या वैल्यू लेंगे, 22 इंटू में -15 वाला वैल्यू लेंगे। अगर हम लोग इसको -22 इंटू में 15 वाला लेते तो क्या होता, -2200 प्लस 1500, उसमें क्या आता, -700, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, +700, इसलिए हम लोग इसको लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो वहाँ पे 700 है उसको हम लोग क्या लिख लेंगे, वैसे ही जैसे यहाँ पे फैक्टर में हम लोग पहले करते थे, अब वही सेम आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2200 माइनस ऑफ 1500 टाइम्स ऑफ एक्स कर दिया उसको, बीच वाले टर्म को। अब उसको हम लोग जैसे पहले करते आते थे सेम वही करना है। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, पहले ब्रैकेट तोड़ दिए, तो क्या आ गया, 2200 एक्स माइनस 1500 एक्स यहाँ पे बीच में, और जो आजू बाजू का जो टर्म है वो तो सेम रहा, एक्स स्क्वायर, और इधर जो है वो बड़ा सा टर्म वो रहेगा सेम। अब उसके बाद जब हम जो पहले दोनों टर्म है उसमें अब कॉमन लिए, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, एक्स प्लस 2200। अब जो दोनों लास्ट के जो टर्म है उसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 1500। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 0 तो कॉमन है ही। अब उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 से भी जा रहा है, इसलिए 1500 भी बाहर ले सकते हैं यहाँ पे। तो 1500 बाहर लेने के बाद, माइनस ऑफ 1500 बाहर लेने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, एक्स प्लस 2200 इज इक्वल टू में 0। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप कि जो माइनस साइन के दोनों साइड एक टर्म कॉमन है, क्या, एक्स प्लस 2200। अब इसको हम लोग फिर कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 2200 को। अब x प्लस 2200 कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको हम लोग फिर ब्रैकेट में लिख लिए, वो क्या है, x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि आप जान रहे हैं इस कंडीशन में आने के बाद क्या करते हैं, हम इसको 0 पुट करते हैं दोनों वैल्यू को, क्योंकि किसी ना किसी को तो 0 होना पड़ेगा। अगर 0 नहीं हुआ तो वैल्यू 0 नहीं आएगा, तो दोनों को 0 पुट करके देखते हैं, तो दोनों से x का वैल्यू आएगा। क्या क्या वैल्यू आएगा, जब x प्लस 2200 को 0 से इक्वेट किए
तो उसका x का वैल्यू आएगा वह कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2200, और जो x माइनस 1500 है उसको 0 से इक्वेट किए तो x का वैल्यू आ जाएगा 1500, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, x का वैल्यू माइनस 2200 और x का वैल्यू 1500। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्या होता है, लेंथ होता है, सभी उसका जो है वह क्या होगा, यूनिट उसका जो होगा वो लेंथ का होगा। अब लेंथ क्या माइनस में हो सकता है क्या, नेगेटिव में? नहीं, इसलिए x का जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम लोग नहीं लेंगे, क्या लेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको। तो पॉजिटिव वैल्यू कितना है x का, 1500, तो x क्या हो गया 1500 सेंटीमीटर, और x क्या था अपना, बेस था, तो बेस का वैल्यू कितना आ गया 1500 सेंटीमीटर। इसलिए जो हाइट का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, x प्लस 700, क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में, कि 700 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, बेस से, इसलिए हाइट का वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस 700, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर। इसलिए जो हाइट का वैल्यू है फाइनली क्या आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। आई थिंक यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। ये था आज हमारा 2 क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, जो कि अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं हम। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे कि क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन रहता है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में नहीं रहता। यहाँ पे हमको परफेक्ट स्क्वायर में मिल जाता था, जैसे कि रूट आ जाता था, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में है, वहां पे नहीं आएगा, तो उसको हम लोग को पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको, तो यहाँ तक